गुड इवनिंग। आज जो अभी एमपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है फिजिक्स का, उस फिजिक्स में हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 12 फिजिक्स सेट बी पेपर जो बोर्ड से पेपर आया है उस पेपर का सलूशन। तो इसमें जो छोटे वाले क्वेश्चन हैं, क्यू इज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, आंसर इन वन वर्ड, इसका सलूशन आज हम इसमें बताएंगे। तो स्टार्ट से लास्ट तक जो रहेंगे उसको आप सब समझ जाएंगे। और फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन का वीडियो अलग बनेगा। इसमें हम सिर्फ आज का जो टॉपिक है उसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ना, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनको बताएंगे। तो चैनल में जो नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जब वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर का सलूशन में ऑब्जेक्टिव टाइप जो है। तो हाफ ईयरली 2023 फिजिक्स 12 सेट पेपर जो है वो बी है, याद रखिएगा सेट बी है, ठीक है। उसमें से पहला क्वेश्चन है क्यू इज द करेक्ट ऑप्शन, क्यू इज द करेक्ट ऑप्शन। पेपर आप देख कर आंसर देखिएगा, वैसे हम क्वेश्चन पूरा लिखेंगे नहीं, है ना, क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। ये जब भी कभी इसको कोई देखेगा तो उसके लिए पेपर जरूरी होगा, ठीक है। हम उस क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, उसका आंसर लिखते जाएंगे बस। तो इसमें से क्वेश्चन पहले में इसका ये दिया गया है, इफ वेव इज रिफ्लेक्टेड इनटू डेंसर मीडियम फ्रॉम ए रियल मीडियम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल इंक्रीज। अच्छा चलिए लिखे दे रहे हैं। इफ ए वेव इज रिफ्लेक्टेड into denser medium from rare medium, which of the following quantity will increase। ये क्वेश्चन है, if wave is reflected into denser medium, लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है? डेंसर से, यानी फ्रॉम रेयर मीडियम, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। लाइट जो है चल कहाँ रही है? रेयर से कहाँ जा रही है? डेंसर में, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि जब लाइट जो है यानी वेव जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो इसमें ऑप्शन दिया है वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, नेम ऑफ द एबव। आप लोगों को बता दें, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो स्पीड इसकी तो पहली बार डिक्रीज होगी। रेयर से डेंसर में जाए तो स्पीड डिक्रीज होगी, स्पीड इसमें इंक्रीज बोला है, इंक्रीज के लिए बोला है, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी नहीं। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, वेवलेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, सॉरी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। इसमें इंक्रीज के लिए बोला है ना। तो यानी जब वेव रेयर से डेंसर में जाएगी तो बोलता है कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज नहीं होगी,
वेवलेंथ भी इंक्रीज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ एबव। इसका आंसर जो है होगा नन ऑफ एबव, है ना। इसका डी नंबर आंसर, पेपर देखते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोला है पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज बाय 2 वोल्ट। अब पूरा क्वेश्चन न लिखकर हम शॉर्ट में लिखा करेंगे। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इंक्रीज बाय, एक कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल भी 2 वोल्ट है, इसका चार्ज जो दिया है वो 2 कूलम है, कहता है C कितना होगा, है ना। एक कंडक्टर है, उसका भी 2 वोल्ट है, Q2 कूलम है, C कितना होगा, तो C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, 2/2 1 फैराड। इसका आंसर क्या होगा 1 फैराड। तो इसमें बोला है कि पोटेंशियल यदि 2 वोल्ट है, चार्ज 2 कूलम है, तो कैपेसिटी कितनी होगी, तो इसका जो आंसर है वो ए नंबर होगा, अब वो है 1 फैराड। ये तीसरा क्वेश्चन लिखा है इलेक्ट्रिक सेल इज सोर्स ऑफ, इसमें बोला है इलेक्ट्रिक सेल इज सोर्स ऑफ, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका आंसर है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका इलेक्ट्रिक से सोर्स ऑफ, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसका आंसर, ठीक है। फिर लिखा है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका 4th नंबर। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मूविंग चार्ज, एक्सलरेटिंग चार्ज, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 4th नंबर। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मूविंग चार्ज, एक्सलेटिंग चार्ज, स्टैटिक चार्ज, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर है, एक्सलरेटिंग चार्ज, एक्सलरेटिंग चार्ज, ये होगा इसका आंसर। 5 नंबर when concave lens of glass is dipped into the water, when a concave lens, when a concave lens is dipped into water, जब कॉन्केव लेंस को वाटर में डिप कर देते हैं तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। इट वर्क्स एज कॉन्वेक्स लेंस, और इसमें देयर विल बी नो चेंज, फोकल लेंथ इंक्रीज। आंसर इसका होगा फोकल लेंथ, इट्स फोकल लेंथ विल बी इंक्रीज। जब किसी भी लेंस को हम लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। तो यहाँ पर कॉनकेव बोला है ना। तो कॉनकेव लेंस इज डिप्ड इनटू वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल इंक्रीज। और 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ये बता दें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल के लिए जो पोटेंशियल होता है वो होता है, इसका आंसर है बी नंबर, प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी ये भी प्रोपोर्शनल 1/r², प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, डिस्टेंस और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होता है, तो भी प्रोपोर्शनल 1/r²।
पॉइंट चार्ज के लिए होता तो 1/r होता, यहाँ पर डाईपोल का है। डाईपोल के लिए तो ये भी प्रोपोर्शनल 1/r² होगा। तो ये रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसी में फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें से पहला नंबर है, इसमें लिखा हुआ है रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन, तो रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इसका क्या होता है, 0 होता है। ये इसका आंसर है। रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज 0। फिर लिखा है वेव आर यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन डार्क। तो इसमें क्या होगा, इंफ्रारेड। कौन सी वेव फोटोग्राफी में यूज होती है इन डार्क, तो इंफ्रारेड इसमें आएगा। इंफ्रारेड IR ये। फिर लिखा हुआ है 3rd में, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हम। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अल्टरनेटिंग करंट आर बेस्ड ऑन। अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो करंट के कौन से इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। करंट के इफेक्ट में तो हीटिंग इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। इसमें फिलअप करना पड़ेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। थर्मल इफेक्ट भी लिखा जा सकता है, हीटिंग इफेक्ट। इसका 4th नंबर है चेंज इन इंड्यूस्ड एंड EMF। तो इंड्यूस्ड EMF का वजह क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड एंड EMF। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग से EMF इंड्यूस्ड होता है। ड्यूरिंग वेव प्रोपोगेशन द पाथ ऑफ पॉइंट्स oscillating in the same phase is called path of points। इसमें वेव फ्रंट होगा, वेव फ्रंट ये। और 6 नंबर है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। इसका पेपर आप देख के ही आंसर देखिएगा। पेपर में हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, है ना। फिर से देख लीजिए एक बार, क्योंकि इस क्वेश्चन का सलूशन देखने के लिए आपको पेपर देखना पड़ेगा। इसीलिए हमने सेट लिख दिया है कि बोर्ड एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, और ये जो सेट है वो पेपर का वो सेट B है। तो रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन 0 और इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड फॉर फोटोग्राफी और इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अल्टरनेटिंग करंट आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड एंड EMF ड्यूरिंग वेव प्रोपोगेशन द पाथ ऑफ पॉइंट ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड। इसमें क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। ये रहा। फिर मैच द कॉलम। मैच द कॉलम 3rd, क्वेश्चन 3rd। मैच द कॉलम में A B लिखे के बता रहे हैं। इसमें देखिएगा 0 रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी। पहला इसमें है 0 रिलेटिव मैग्नेटिक है।
परमिबिलिटी ये पहला है। और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। थर्ड में है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और इलेक्ट्रिक करंट इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक करंट इंटू एरिया। और मैग्नेटिक परमिबिलिटी, और 6 नंबर में है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, proportional to the square of magnetic field strength। आई साइड में लिखा हुआ है ए नंबर मैग्नेटाइजेशन, इधर मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक एनर्जी बी नंबर में लिखा है मैग्नेटिक एनर्जी, सी नंबर में लिखा परफेक्ट डाईमैग्नेटिक। डी नंबर में क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक एनर्जी, एफ नंबर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जी नंबर B/H मैग्नेटिक फील्ड। ये दिया हुआ है। अब इसमें ये बता दे तो जीरो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, जीरो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, इसमें जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी जीरो होती है वो किसकी होती है, तो किसी की नहीं होती। इसमें तो ऐसा कोई दिया ही नहीं है। जीरो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, जैसे यहाँ परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म है, इसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी माइनस होती है। यानी आपको बता दें इस वाले का कोई आंसर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो दिए गए हैं, पहले देखिए मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये होगा मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वैसे होगा इसका पूरा नाम, इसका ये दूसरे नंबर का है। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फाई इक्वल टू होता है BA, फाई इक्वल टू क्या होता है BA होता है। अब एरिया को 1 कर दिया जाए
तो फाई इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, ये थर्ड नंबर होगा। ठीक। इलेक्ट्रिक करंट इनटू एरिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये होगा फोर्थ नंबर। ये m इक्वल टू होता है I इंटू ए, m इक्वल टू I इंटू ए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक करंट इंटू एरिया, तो ये क्या हो गया, ये इंटू है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट इंटू एरिया तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फिर मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ये 5 नंबर होगा। और फिर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी ये जो है वो 6 नंबर होगा। ठीक है, ये बता दे क्यूरी टेम्परेचर किसी का नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इनमें से किसी का नहीं है। परफेक्ट डाई मैग्नेटिज्म जो है, यदि निगेटिव रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी होता तो ये हो सकता था, ठीक है ना। यदि हाल फिलहाल है, यदि क्वेश्चन में कोई करेक्शन होगा तब की बात है, नहीं वैसे इसका आंसर इस साइड में कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहा। फिर आंसर इन वन वर्ड वन सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, एनर्जी वाला, मैग्नेटिक एनर्जी वाले में क्या होता है, फार्मूला होता है 1/2 V² ये है मैग्नेटिक एनर्जी। ये इसलिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा व्हाट विल द इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज। लाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होता है इंटेंसिटी पर डिपेंड होता है, और इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रॉन से ही बना होता है ना। तो इसमें व्हाट विल द इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज होगा। इसका आंसर होगा पहले नंबर का फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ए लिक्विड इज फिल्ड इन वेसल of depth 10 centimeter, the depth of one placed on the bottom is measured to be 80 centimeter. What will be the refractive index of liquid? यहाँ पर ऐसे है, इसमें लिक्विड फिल किया गया है कितने तक, 10 सेंटीमीटर मेजर किया गया। तो ये क्वाइन यहाँ दिख रहा है, क्वाइन दिख यहाँ रहा है, तो ये 8 पर, तो ये h है, ये h डैश है, म्यू इक्वल टू होता है h/h-, तो यहाँ 10/8 कितना होगा, 2 5 जा 2 4 जा, यानी कितना आएगा 1, और ये कितना आया फिर 4 1 4 10 आया। ये इसका आंसर होगा म्यू इक्वल टू h/h-, यानी जो पानी हो 10 सेंटीमीटर डेप्थ पर है वाटर, इसमें कोई क्वाइन यहाँ क्वाइन दिख यहाँ रहा है ना, ये C है, ये C डैश है, तो ये 10 पर है दिख रहा है, ये 8 पर ऊपर से, ठीक है ना। तो ये रहा
तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, if the length of solenoid is double while number of turns remains unchanged, what will be the change in self inductance of solenoid? L equal to फार्मूला होता है म्यू नॉट L स्क्वायर A अपॉन L, ये फार्मूला है। solenoid of if length of solenoid is double while number of turns remains unchanged, इसको चेंज नहीं करना है, इसको डबल कर देंगे, इसको डबल कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा हाफ। हाफ सोलेनॉइड इफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज डबल कर देंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। फिर 4 नंबर, इफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इनटू पैरेलल कंडक्टर वायर इन सेम डायरेक्शन व्हेन नेचर ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन अट्रैक्शन होगा। दो वायर है, इसमें जब करंट सेम होता है तो ये ऐसे होता है, यदि करंट अपोजिट में रहता है तब ऐसे होता है ना, तो सेम पर ये रहेगा, सेम की बात चल रही है, तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन होती तो रिपल्सन, ये अट्रैक्शन होगा। राइट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, Vd इक्वल टू EV tau upon ml, Vd इक्वल टू EV tau upon ml होगा, और इसी से Vd इक्वल टू E tau upon f, ये V अपॉन L से E बन गया, तो ये हो जाएगा, ठीक है। राइट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आंसर इसका, ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रू फॉल्स। तो इसमें बोला है द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट द मेटल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फॉर द मेटल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, यानी इसमें ये कह रहा है कि वर्क फंक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो सभी मेटल के लिए अलग अलग होती है, तो हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू कम आउट मेटल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट। तो ये स्टेटमेंट जो 5 का पहला है वो बिल्कुल ट्रू है ना, पेपर में देख के लगाइएगा। The electrostatic field at every point on the surface of charge conductor normal to the surface, ये भी ट्रू है, वो ये एक कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके नॉर्मली होती है, ये भी सही है। इन ऑप्टिकल फाइबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज लेसर देन दैट ऑफ क्लाइडिंग, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और क्लाइडिंग का कम होता है, कोर का ज्यादा क्लाइडिंग का कम, ठीक है ना। इसमें लिखा है कोर का लेस बोला है, यानी ये फॉल्स है, ये ऑप्टिकल फाइबर में ये पढ़ने को मिलता है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, क्लाइडिंग का कम होना चाहिए। When light travels from rare medium to denser medium, its energy will be decrease। ये आपको बता दें जब लाइट जो है when light travels one medium to another medium, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसमें लिखा है डिक्रीज, दैट मीन्स ये फॉल्स है, ये फॉल्स।
फिर क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए सबस्टेंस कैन ओनली बी मल्टीप्लाई ऑन वन इलेक्ट्रॉन चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी ट्रू है। ये पहला जो है वो ये बोला है कि डिफरेंट मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए एनर्जी डिफरेंट चाहिए, ये भी ट्रू है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस चार्ज कंडक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, ये भी ट्रू है। ऑप्टिकल फाइबर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज लेस देन दैट ऑफ क्लाइडिंग, तो ये फॉल्स है। और जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर, तो एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, इसमें डिक्रीज बोला, ये भी फॉल्स। और ये लास्ट वाला क्वांटाइजेशन से ट्रू है। अब इसमें से जो और क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइज पा जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए उसका अलग से एक वीडियो आएगा जिसमें आपको सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जब भी उसका वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जब आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो।